नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को, जिसमें हम जायजा लेते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में यानी कि 3 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट पर आ रही खबरें, साथ ही साथ ब्लॉग्स, इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी अगर देखा जाए तो आप जान पाएंगे कि इस बार इस दिवस को जरा अलग स्तर पर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ब्लॉग भी लिखा। दोस्तों, भारत भर में इस दिवस को लेकर एक उत्साह भी देखा गया। कुछ राज्यों में विकलांग व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री से भेंट की, तो कहीं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर इस दिवस के उपलक्ष्य में चर्चाएं भी रखी गई। इसके इतिहास को जाना गया। जल्द से जुलूसों के माध्यम से विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। दोस्तों, आपको ये भी खास तौर पर बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति भवन को बैंगनी यानी कि पर्पल रंग की रोशनी से जगमगाया गया था, जिससे कि इस दिवस को चिन्हित किया जा सके। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस वर्ष की थीम थी समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना। तो दोस्तों, आज की खबरों में हम इस दिवस के साथ साथ जानेंगे राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में और साथ ही सुनेंगे इस हफ्ते की खास खबरें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने भी इस दिवस को बड़े ही खास तरीके से मनाया होगा और आशा करते हैं कि आपने इसे अपनी चर्चाओं में ज्यादा से ज्यादा समावेशित करके इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश जरूर की होगी। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ये हमेशा कोशिश रही है कि हम इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सभी चीजों को बढ़ावा दे, अच्छी चर्चा, अच्छे विचारों को उजागर करें और इस प्रयास में हमेशा कार्यरत रहे। इन्हीं प्रयासों की सराहना में रेडियो उड़ान ने पाया है नैब दिल्ली की तरफ से एक पुरस्कार भी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका सफर रेडियो उड़ान के साथ लगातार जारी है। आप हमें YouTube, Facebook और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के माध्यम से लगातार फॉलो कर रहे हैं और हमारी अपडेट्स के साथ अपने नॉलेज को भी अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, आप रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर प्ले बटन दबाकर। इसी के साथ कई लाइव वेबकास्ट साइट्स पर भी रेडियो उड़ान को लाइव सुना जा सकता है। आपने अगर अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप इसे अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही पर मौजूद है। साथ ही आप रेडियो उड़ान को सुनने का मजा ले सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन पर भी। तो दोस्तों, आइए करते हैं रुख आज की खबरों का, सुनते हैं आज की हेडलाइंस। RDPR मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि विकलांग कल्याण निधि में कटौती नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को इच्थियोसिस देखभाल और विकलांगता वर्गीकरण की याचिका पर विचार करने के दिए निर्देश। गोदरेज, DEI लैब और खेतान एंड कंपनी ने ऑफिसेस में विकलांग व्यक्तियों के समावेशन को दिया बढ़ावा। सुनेंगे समीक्षा संपादक पद यानी रिव्यू एडिटर के लिए ओपनिंग। तमिलनाडु में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने पर 78 नगर पंचायत कर्मचारी बर्खास्त। विकलांग दिवस पर सम्मानित हुई पैरा एथलीट गरिमा जोशी। दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का मिलेगा हक, PM मोदी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर लिखा ब्लॉग। मेरठ में दिव्यांगों का प्रदर्शन, बोले प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही हैं नौकरी। चंडीगढ़ में दिव्यांग बच्चों के बीच हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट, करनाल टीम रही विजेता। 2 साल पहले लापता हुए दिव्यांग बच्चे को पुलिस ने मिलवाया इस मौके पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आपको सुनवाते हैं आज की पहली खबर कर्नाटक से। यहाँ पर RDPR मंत्री श्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि विकलांग कल्याण निधि में कोई कटौती नहीं की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि RDPR मंत्री प्रियांक खड़गे
जो कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री भी है, ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। विपक्षियों का कहना था कि राज्य सरकार ने विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के विभाग को दिए जाने वाले अनुदान में 80% की कटौती की है और इसे गारंटी योजनाओं को लागू करने में लगा दिया है। प्रियांक ने कहा कि RDPR विभाग समेत कई विभागों को दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के विभाग को दिए जाने वाले अनुदान को विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर दिया गया है। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर सुनते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देशित किया है कि वो एक जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में ले, जिसमें इच्थियोसिस से पीड़ित रोगियों की देखभाल की निगरानी के लिए एक समिति गठन की मांग की गई है। दोस्तों, इस याचिका में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इच्थियोसिस को विकलांगता के रूप में वर्गीकृत करने का भी अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय वर्तमान याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में ले और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और संबंधित विशेषज्ञों समितियों से इनपुट लेने के बाद इस सुनवाई को जल्द से जल्द शुरू करे और जल्द से जल्द इस पर अपना निर्णय भी सुनाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई से। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह की विविधता और समावेशन शाखा गोदरेज DEI लैब ने खेतान एंड कंपनी के साथ मिलकर विकलांग व्यक्तियों के कार्यस्थल समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इस सहयोग के तहत खेतान एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर पुस्तकों के दूसरे संस्करण का अनावरण मुंबई में विकलांगता समावेशन शिखर सम्मेलन में किया गया। इस नई पुस्तिका में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 जैसे प्रमुख विधानों को शामिल किया गया है। ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, उनके लिए उपलब्ध उपायों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कानूनों पर गहन जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा पुस्तिका संगठनों, विशेष रूप से निजी नियोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का एक खाका प्रस्तुत करती है, जो विकलांग व्यक्तियों के न्याय संगत प्रतिनिधित्व और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में सहायक होगी। गोदरेज DEI लैब की ये पहल भारत में कॉर्पोरेट समावेशन को नई दिशा देने और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन ने कॉर्पोरेट नेताओं, मानव संसाधन पेशेवरों और विकलांगता अधिकार अधिवक्ताओं को एक साथ लाकर एक मजबूत संवाद स्थापित किया। दोस्तों, अब बारी है सुनने की समीक्षा संपादक पद यानी कि रिव्यू एडिटर पोजीशन के लिए ओपनिंग की। दोस्तों, विकलांगता अध्ययन सोसाइटी, द सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज SDS ने जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए 2 समीक्षा संपादक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भूमिका संपादकीय अनुभव और विकलांगता अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों और चिकित्सकों के लिए उपयुक्त है। समीक्षा संपादक SDS समुदाय के लिए प्रासंगिक पुस्तकों, फिल्मों, थिएटर और अन्य मीडिया पर समीक्षाओं के संग्रह और प्रकाशन के माध्यम से क्षेत्र को आकार देंगे। प्रत्येक समीक्षा संपादक सालाना लगभग 16 समीक्षाएं करने के लिए जिम्मेदार होगा। समीक्षा संपादक समीक्षा सामग्री एकत्र करने के लिए प्रकाशकों के साथ संबंध विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्रकाशन है जिसके लिए समीक्षा तैयार करने के लिए त्रैमासिक यानी कि डिसेबिलिटी स्टडीज क्वार्टरली DSQ के प्रकाशक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के साथ सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आइए इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में सुनते हैं। आवेदनों की समीक्षा SDS संचार और प्रकाशन समिति द्वारा की जाएगी। सामग्री की समीक्षा के बाद बोर्ड की चयन समिति फाइनलिस्ट के साथ एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार निर्धारित करेगी। नियुक्तियां SDS बोर्ड के बहुमत से ही की जाएंगी।
एसडीएस बोर्ड के किसी भी समीक्षा संपादक को बर्खास्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है जो भूमिका अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल हो सकता है। इसके लिए पात्रता और आवेदन के निर्देश हैं। ये भूमिका विकलांगता अध्ययन में पृष्ठभूमि और मजबूत संपादकीय कौशल वाले व्यक्तियों के लिए आदर्श है। कृपया ध्यान दें कि ये एक स्वयंसेवी पद है और इसके लिए कोई भी वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आपको आवेदन पीडीएफ या वर्ड फाइल के रूप में निकोल श्रोएडर को ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी है nicole@disstudies.org। याद रहे nicole@disstudies.org। इसमें आप अपना विकलांगता अध्ययन, संपादकीय कार्य और सुलभ प्रकाशन में अपने अनुभव और रुचि का विवरण भी दें। ये अधिकतम 500 शब्दों का होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक इंडिया टाइम अनुसार। दोस्तों, सीमित साक्षात्कार निर्धारित करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक फाइनलिस्ट से एसडीएस संपर्क करेंगे। साक्षात्कार फरवरी की शुरुआत में होंगे। ड्यूटी फरवरी 2025 के अंत में ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मेरठ से। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मंगलवार को भारी संख्या में दिव्यांग जन कल्याण समिति के लोगों ने मेरठ कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के लोग अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर बैठकर भीख मांगने लगे। यही नहीं, समिति के लोगों ने सिर पर काली पट्टी भी बांध कर रखी थी। पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक हमें अधिकारियों का सही जवाब नहीं मिल जाता तब तक वे यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे उनको पुलिस का सामना ही क्यों न करना पड़े। दिव्यांग जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार का कहना है कि ये किस बात का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। उनका कहना है कि दिव्यांग जनों को 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है, जो कि 3 महीने में एक बार आती है। यही नहीं, दीपावली पर लोगों को त्योहार मनाने के लिए बोनस दिया जाता है, लेकिन दिव्यांगजनों को त्योहार मनाने का भी अधिकार नहीं है। न ही दिव्यांगजनों का कोई रोजगार है और न ही दिव्यांगजनों को कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां नौकरी देने को तैयार नहीं हैं। दिव्यांगजन करे तो क्या करे। उन्होंने कहा कि घर का सिलेंडर 800 रुपए का है, सब्जी से लेकर बिजली के बिल तक का खर्चा हजारों रुपए है। दिव्यांग जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज हाथ में कटोरा लेकर सिर पर काली पट्टी बांधकर कमिश्नरी कार्यालय के बाहर भीख मांग रहे हैं। हमारी भी गुहार सरकार सुन ले और दिव्यांग लोगों के लिए उनको एहसास हो कि हम भी इस देश का हिस्सा है, हमें भी अपना हक मांगने का अधिकार है। एडीएम सिटी अरविंद शुक्ला ने कहा कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया है। दिव्यांगजनों से बातचीत हो चुकी है, उनको समझा दिया गया है, उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा और शासन को पत्र भी भेजा जाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं तमिलनाडु के तिरुवनवली से। सफाई कर्मचारियों सहित कुल 78 स्थायी कर्मचारियों को हाल ही में तिरुनेलवेली और तेनाकासी जिलों में 27 नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों ईओ द्वारा बर्खास्त किया गया, जो 2010 और 2015 के बीच जाली विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता कोटा के तहत शामिल हुए थे। नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग के सचिव डी कार्तिकेयन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के समक्ष दायर एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मचारियों सहित 78 लोग 2010 और 2015 के बीच 4 एजेंट्स, 27 ईओ और 22 चिकित्सा अधिकारियों की मदद से जाली विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके शामिल हुए थे। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित
और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर जुड़ी है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर से। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एथलीट गरिमा जोशी को सम्मानित किया। गरिमा ने 2018 में गंभीर चोटों के बावजूद खेलों में उत्कृष्टता दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की उदीयमान एथलीट गरिमा जोशी को सम्मानित किया है। गरिमा वर्तमान में गुजरात में खेलों की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस कारण उनके पिता यहाँ द्वारहाट निवासी पूरन जोशी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। 2018 में बंगलुरु में अभ्यास के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी गरिमा ने खेलों के प्रति हौसला कम नहीं होने दिया। उन्होंने व्हीलचेयर को माध्यम बनाया और अभ्यास में जुटी रही। इस दौरान उन्होंने एथलेटिक प्रतियोगिताओं में कई पदक प्राप्त किए। वो जैवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो की श्रेणी F55 की अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट बन चुकी हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पीएम मोदी के ब्लॉग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के लिए समर्पित है। ये दिन दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों को नमन करने का विशेष अवसर होता है। इस दिन पर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांगों से मुलाकात की, तस्वीरें शेयर की और अपने विचार भी शेयर किए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है। दिव्यांगजनों की सेवा और स्वाभिमान का अमृत दशक, इस शीर्षक वाले लेख में उन्होंने अपने अनुभव और विचार शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश के लिए ये अवसर एक पवित्र दिन जैसा है। दिव्यांगजनों का सम्मान हमारे देश की वैचारिकी में निहित है। हमारे शास्त्रों और लोक ग्रंथों में दिव्यांग साथियों के लिए सम्मान का भाव देखने को मिलता है। इस लेख में उन्होंने रामायण के एक श्लोक का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, उत्साहो बलवानार्य नात्स्योत्साहात् परम बलम सोत्स्याहात्सी लोकेस्मिन् न कश्चित् अपि दुर्लभम। यानी जिस व्यक्ति के मन में उत्साह है उसके लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। आज हमारे भारत में दिव्यांगजन इसी उत्साह से देश के सम्मान और स्वाभिमान की ऊर्जा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्लॉग में आगे लिखा है कि इस साल का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल भारत के संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। भारत का संविधान हमें समानता और अंत्योदय के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री जी ने आगे लिखा है कि जब से मैं सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हूँ, मैं अपने अनेक मौकों पर दिव्यांगजनों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने इस सेवा को राष्ट्र का संकल्प बना लिया है। साल 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित करने का फैसला किया।
इस शब्द से समाज में दिव्यांगजनों की गरिमा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि पहले की सरकारों की नीति की वजह से दिव्यांग सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा की रेस में पीछे रह जाते थे, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। पिछले 10 साल में दिव्यांगजन के कल्याण के लिए खर्च होने वाली राशि को भी 3 गुना बढ़ाया गया है। उन्होंने लिखा कि मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि साल 2047 तक जब हम स्वतंत्रता का 100वां उत्सव मना रहे होंगे तो हमारे दिव्यांग साथी पूरी दुनिया की प्रेरणा पुंज नजर आएंगे। हम आज इसी लक्ष्य के लिए संकल्प लेना चाहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी GRIID ने 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जोनल स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया, जिनमें 10 पुरुष टीम, 2 महिला टीम शामिल थी। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व आस्था स्पेशल स्कूल के बच्चों ने किया। उनके अद्वितीय उत्साह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हिमाचल की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और लगातार 4 मैचेस जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। उन्होंने रोहतक, सोरेन, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली की टीमों को हरा दिया। फाइनल मुकाबला करनाल टीम के साथ हुआ। दोनों टीमों ने पूरे जोश से और खेल की अच्छी भावना से मैच खेला। हालांकि करनाल टीम ने फाइनल मैच जीत लिया और हिमाचल प्रदेश की टीम उपविजेता साबित हुई। दोस्तों, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को खेल के माध्यम से सशक्त बनाना है और उनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना है। टूर्नामेंट के दौरान बच्चों की खेल की भावना और ऊर्जा सराहनीय रही। हिमाचल प्रदेश की टीम के प्रदर्शन ने राज्य का मान बढ़ाया और इस बात को साबित किया कि समर्पण और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। दोस्तों, खबर है दिल्ली पुलिस के बारे में। राजधानी दिल्ली से 2 साल पहले लापता हुआ 8 वर्ष का दिव्यांग बच्चा ढूंढने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बच्चे को उस दिन परिजनों से मिलवाया जिस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन पर बेटे को पाकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल्ली से 2 साल पहले 8 साल का एक लड़का घर से गायब हो गया था। परिजनों ने और पुलिस ने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार तलाश में जुटी रही, जिसके चलते अब ऑपरेशन मिलाप के तहत लड़के को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बरामद कर लिया गया है। बालक को गोविंदपुरम में घरौंदा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में पाया गया। जिस दिन पुलिस ने लड़के को उसके परिवारजनों से मिलवाया, उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन पर बेटे को पाकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। बताया जाता है कि ये लड़का मानसिक रूप से अस्थिर है। फरवरी 2023 में वो घर से अचानक गायब हो गया था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली NIA थाने में दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। 3 दिसंबर को पुलिस लड़के को खोजने में सफल हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DEPWD फेसबुक अपडेट्स सेक्शन में। दोस्तों, आप ये सेक्शन सुन रहे हैं रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम लेने वाले हैं जायजा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही लेटेस्ट और ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दिसंबर 2024 को पूरे विश्व ने मनाया द इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में डिपार्टमेंट की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए, जिनके अपडेट्स, फोटोज, वीडियोस और सराहना भरे शब्दों के साथ डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पोस्ट पर साझा किए हैं। आज इस सेक्शन में हम इनके बारे में जानेंगे तथा हम सीधा जानकारी सुन पाएंगे उन वीडियो से जिसमें इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं ने खुद अपनी भावनाएं साझा की हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की और सुनते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही ये पोस्ट। ये पोस्ट है सुश्री चोंगजिंग आंगमो के बारे में। साहस और दृढ़ संकल्प की एक शानदार मिसाल सुश्री चोंगजिंग आंगमो ने
100% दृष्टिबाधित होने के बावजूद असाधारण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने माउंट कनामो, कांग यात्से 2 और सियाचिन की राजसी चोटियों पर चढ़ाई की है और साइकिलिंग, तैराकी, फुटबॉल और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने जो भी पदक जीता है वो उनके रेजिलियंस, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना को दर्शाता है। उनका विश्व रिकॉर्ड आशा का स्रोत है जो विकलांग व्यक्तियों को महानता का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करता है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की प्राप्तकर्ता सुश्री चोंगजिंग आंगमो ने साबित कर दिया है कि असली सीमाएं केवल मन में होती हैं। My name is Chongjin Angmo. I am from Himachal Pradesh district Kinnaur. I completed my schooling from Mahabodhi Residential School, Leh Ladakh, graduation and master from Miranda House College, University of Delhi. Now I am working in Union Bank of India. Apart from my education and work, I participated in extracurricular like mountaineering, trekking, cycling, running, hiking, judo, football, swimming and cricket, state and national level. I feel so happy to receive this national award and I dedicate this award my parents, teachers, friend, organization, institute and those who have to achieve my goals. Thank you. अपनी अगली पोस्ट में ज़ोमैटो के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट कहते हैं, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रयास। प्रोजेक्ट ज़ील ज़ोमैटो ने दिव्यांग लोगों के जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की एक नई रोशनी जगाई है। दिव्यांगता के क्षेत्र में किए गए इस असाधारण कार्य के लिए ज़ोमैटो को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। मेरा नाम राधा कुमारी, मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, बोथ लेग पोलियो हूँ। कुछ लोग डिसेबल हैं जो जोमेटो में बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जोमेटो में काम करके, सबके सपोर्ट भी मिल रहा है, अर्न भी हो जाता है। मैं स्टेट लेवल से गेम खेल रही थी तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे नहीं लगा था कि सिलेक्शन होगा। ನನಗೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜರಿ ಆಯ್ತು. 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕಂಟ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಮೋಷನ್ ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ತುಂಬಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. I'm Anjali Ravikumar, Chief Sustainability Officer at Zomato, and I'm proud to share the journey of Project Zeal with you all. Project Zeal stands for Zomato Equitable Action for Livelihood. And this project was started by us in 2022 in partnership with our technology partner NeoMotion. The objective of this project was to build a more diverse delivery fleet. And this project has to date successfully onboarded more than 1,000 individuals with locomotor disability. These courageous men and women have delivered more than 20 lakh orders across 50 Indian cities. This project has helped them gain financial independence and in the process positively impacted their social, physical and mental well-being. We congratulate these partners for their efforts. We are honored to be receiving this prize on their behalf and we remain committed to the cause of empowering persons with disability, not only in our fleet but also in our company. Thank you and Jai Hind. अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट अगले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मिस्टर टिंकेश कौशिक के बारे में लिखते हैं, सभी बाधाओं को पार करते हुए 90% लोकोमोटर विकलांगता के साथ 3 पैरों से विकलांग श्री टिंकेश कौशिक ने साहस और प्रेरणा का मार्ग बनाया है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर विजय प्राप्त करने से लेकर फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने तक की उनकी यात्रा उनके रेजिलियंस को फिर से परिभाषित करती है। साहसिक खेलों और विकलांगता सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 के रूप में सम्मानित वे
आशा और दृढ़ संकल्प की किरण के रूप में खड़े हैं। Hi, my name is Tinkesh, and when I was 9-year-old, I got electrocuted. Due to that, I lost my 3 limbs. I finished my graduation and I enrolled myself into gym to train physically. In 2018, I became the Asian first triple empty to do bungee jump from the height of 160 meters in Nepal. And recently, May 24, I became the world first triple empty to trek to Mount Everest base camp. I have my foundation called Tinkesh Ability Foundation, where we have main 3 objectives to provide advanced mobility aids to PWDs, to help PWDs to get mental health counseling, as well as their caregivers and caretakers. We are also working on accessibility, and our 4th objective is to provide outdoor inclusion for people with disabilities. इसके पश्चात डिपार्टमेंट अपनी अगली पोस्ट में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में जानकारी देते हुए लिखते हैं, सुगम्यता 3 आवश्यक स्तंभों पर टिकी हुई है। निर्मित पर्यावरण यानी बिल्ट एनवायरनमेंट, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। साथ मिलकर ये सभी के लिए एक सच्चे समावेशी समाज का निर्माण करते हैं। आइए इसे सुनिश्चित करें। इसके साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है जिस पर इन 3 पिलर्स के बारे में लिखा गया है। पहला, बिल्ट अप एनवायरनमेंट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बिल्डिंग्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी, जिसमें निहित है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वेबसाइट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। इसके पश्चात डिपार्टमेंट ने नेशनल अवार्ड्स 2024 से एक पोस्ट साझा की है जिसमें वे बताते हैं कि दृढ़ संकल्प, समर्पण और सशक्तिकरण का ये उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का आयोजन किया था, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिव्यांगों और संस्थाओं को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। राष्ट्रपति महोदया ने दिव्यांगों के साहस और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की प्रशंसा भी की। इस वर्ष कुल 33 व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ ही बड़े ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट ने साझा की है इस कार्यक्रम से कुछ तस्वीरें, जिसमें के सभी विजेताओं को देखा जा सकता है। साथ ही कुछ विजेताओं के खास पल भी देखे जा सकते हैं, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आती है। साथ ही डिपार्टमेंट के तथा अन्य विभागों से प्रोग्राम में शामिल हुए कई मान्यवरों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट साझा करते हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग MSJE ने दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 16 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है, जिससे पूरे भारत में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाया जा सकेगा। माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विज्ञान भवन में इस अभूतपूर्व पहल का उद्घाटन किया, जो समावेशिता और सुगमता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, इस उद्घाटन से कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर साझा की हैं, जिसमें मान्यवर गणों को मंच पर उपस्थित ब्रेल कोड को हाथ में लेकर फोटो में देखा जा सकता है। इसके पश्चात एक अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुश्री अनन्या विजेश के बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, संगीत में उभरता सितारा और सभी के लिए प्रेरणा। सिर्फ 18 साल की उम्र में तिरुवनंतपुरम की 80% ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित कलाकार सुश्री अनन्या विजेश ने संगीत उद्योग में बाधाओं को तोड़ दिया है। चुनौतियों पर काबू पाते हुए उन्होंने प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन किया है, प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग किया है और राज्य स्तर पर 2022 में उज्ज्वला बाल्यम पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक बाल पुरस्कार सहित प्रशंसा अर्जित की है। Hi, this is Ananya Bijesh. I am the mother Anupama.
We are incredibly honored and humbled that our daughter Ananya has been awarded the Sarva Shrestha Divyangjan Award by the Government of India, the highest recognition for persons with disabilities in the field of art and culture. This award is a testament to Ananya's talent, perseverance and passion. We extend our deepest gratitude to the government and Ministry of Social Justice and Empowerment for recognizing her talent in the field of arts and for supporting the empowerment of individuals with disabilities. A heartfelt thanks to everyone who has been part of her journey. Your support has been invaluable. Ananya's condition was discovered at the age of 2. Even though being a non-verbal, she started singing songs at the age of 5. अपनी अगली पोस्ट में अगली विजेता सुश्री कनिका मुकेश अग्रवाल के बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, बधिर शिक्षा और सुगम्यता को बढ़ावा देना। 94% श्रवण दोष के साथ सुश्री कनिका मुकेश अग्रवाल भारत में बधिर शिक्षा और सशक्तिकरण में अग्रणी बनकर उभरी हैं। महाराष्ट्र में उनके अभिनव कार्यक्रमों ने विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में बधिर बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया है। उनके विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन ने करियर की संभावनाओं और आत्म पहचान में सुधार किया है। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने कनिका अग्रवाल जी का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वे साइन लैंग्वेज में पूरे वीडियो के दौरान कम्युनिकेट करती नजर आती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज ये सेक्शन यही समाप्त करते हुए हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। अगले कुछ विनर्स का जायजा हम लेंगे अगले एपिसोड के DEPWD FB सेक्शन में। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी बाकी है। आज के हेडलाइंस फिर से एक बार। RDPR मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि विकलांग कल्याण निधि में कटौती नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को इच्थियोसिस देखभाल और विकलांगता वर्गीकरण की याचिका पर विचार करने के दिए निर्देश। गोदरेज, DEI लैब और खेतान एंड कंपनी ने ऑफिसेस में विकलांग व्यक्तियों के समावेशन को दिया बढ़ावा। सुनेंगे समीक्षा संपादक पद यानी रिव्यू एडिटर के लिए ओपनिंग। तमिलनाडु में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने पर 78 नगर पंचायत कर्मचारी बर्खास्त। विकलांग दिवस पर सम्मानित हुई पैरा एथलीट गरिमा जोशी। दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का मिलेगा हक, PM मोदी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर लिखा ब्लॉग। मेरठ में दिव्यांगों का प्रदर्शन, बोले प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही हैं नौकरी। चंडीगढ़ में दिव्यांग बच्चों के बीच हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट, करनाल टीम रही विजेता। 2 साल पहले लापता हुए दिव्यांग बच्चे को पुलिस ने मिलवाया इस मौके